नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुधीर डिसूजा आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल डिसूजा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। फूल पत्ती वाली जो सीरीज चल रही है करेंट अफेयर्स की, उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को ये पसंद आ रही होगी। जो छात्र नए अगर जुड़े हैं तो उनको बता दें, इसका जो टॉप 500 जो MCQ जो क्वेश्चन है उसे एक ही वीडियो में पूरा करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो करेंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ सर्च कीजिए, मिल जाएगा। क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा इससे अच्छा खासा हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कल इसमें पेज नंबर 19 तक जो भी था इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल और इंटरनेशनल का हम लोग देख रहे हैं, 19 तक इसे कंप्लीट करा दिए हुए थे। काफ़ी अच्छा सा ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है। पेज नंबर जो आज होगा ये 20 से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिका स्थित लंजा जेट जो इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उत्पादन के लिए क्या किया है? तो एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। तो दोनों के सहयोग से इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जो अमेरिका का जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका नाम है लंजा जेट इंक, इसको याद रखिएगा, इसके साथ समझौता हुआ है। इस प्रस्तावित उद्योग से 3000 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ? तो हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी में अल्कोहल टू जेट तकनीक के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। कुछ प्यारे छात्रों का डिमांड था कि सर ट्रिक भी बताते चलिएगा, क्योंकि इससे लंबे समय तक याद होता है। तो देखिए, इसमें भारत की पहली हरित विमानन, इसमें हरित आ रहा है, तो देखिए नाम में ही हरित, तो हरी जो है तो इसमें हरी से याद रख सकते हैं कहाँ? तो हरियाणा में। तो हरियाणा याद आ जाएगा, तो पानीपत इसका रिफाइनरी यहाँ स्थापित किया जा रहा है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य ये केरल। तो अधिकांश आप में से छात्रों को इसका जो राइट आंसर है केरल याद ही होगा। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 पंचायतों और 94 जो है 15 ब्लॉक पंचायत और 94 जो है ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण का अनावरण किया गया। तो पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया? तो केरल के जो मुख्यमंत्री है क्या नाम है? तो पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी के साथ क्या हो गया? तो केरल जो है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं भी देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे। इस अवसर पर पश्चिमी घाट में, देखिए इसी अवसर पर क्या किया गया? तो पश्चिमी घाट में, जैसे कि भारत का ये तट है तो यहाँ पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर केरल ये सब जो है, तो कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट में सिंचाई नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण, इसका नाम क्या है? तो इनी मजन ओजुकातु, यानी कि अब मुझे बहने दो का उद्घाटन किया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पश्चिमी घाट में सिंचाई नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केरल के मुख्यमंत्री क्या नाम है? तो पिनराई विजयन द्वारा किया गया। इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो सबसे पहले तो हम लोग ये याद रखें कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2023 को क्या हुआ कि पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के सहयोग से, किसके सहयोग से? तो इसमें नाम याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश के सहयोग से। तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रीवा में, ये जगह याद रखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया। कहा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो पॉलिटी में तो ये लोग आप पढ़े ही होइएगा। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस, इसके द्वारा आगे का जो पॉइंट है, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। यानी कि देश में जो पहला राज्य बन गया है जो DNA का डेटा तैयार करके रखेगा, वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया अप्रैल 2022 को शुरू की गई। तो कब शुरू किया गया? यह पूरा प्रक्रिया अप्रैल 2022 से शुरू की गई। अब तक अज्ञात शवों का 150 DNA नमूनों को क्या किया गया है? तो स्टोर संग्रहित किया गया है। इससे पहले कहा जा रहा है कि एम्स दिल्ली ने किसके साथ? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के साथ इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के सहयोग से एक पायलट परियोजना
परियोजना शुरू की। तो इससे पहले देख चुके हैं कि दिल्ली मतलब कि किया था किसके साथ, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ इस पर पायलट परियोजना शुरू किया था। अब जो राज्य अगर बन गया है तो कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। असम अरुणाचल सीमा समझौता, ये काफ़ी चर्चा में है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 20 अप्रैल 2023 को अमित शाह की उपस्थिति में वर्ष 1972 से चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए असम असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है क्या है, तो पेमा खांडू ने समझौता पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 2022 में दोनों राज्यों ने नामसाई घोषणा पत्र, ये याद होना चाहिए, कौन सा घोषणा पत्र, तो नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह अंतिम समझौता है जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। मतलब कि अब कोई भी तू मैं नहीं करेगा कि ये क्षेत्र मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब नहीं करेगा। तो असम से मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, देखिए असम ये पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें असम का मतलब कि अगर देखा जाए तो इससे सबसे पहले नागालैंड 1900 मतलब कि कब, तो 63 में अलग हो गया था। उसके बाद में 72 में मतलब कि MMT यानी कि मिजोरम, इसमें इसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यानी 1972 में, और 1987 में जो था ये अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में मिजोरम अलग हुआ। तो 1972 से ही सीमा विवाद ये चलता आ रहा था। उत्तरा मेरूर शिलालेख, तो प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए, तो किस में, तो मन की बात में चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में, तो कहाँ, तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरा मेरूर शिलालेख का क्या किए हैं, तो उल्लेख किए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। यह शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम, चोल कालीन जो पढ़ा रहे थे इतिहास में तो ये सब पढ़ा चुके हैं। तो चोल राजा परांतक प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 907 से 953 ईस्वी के शासनकाल के गांव के कहा जा रहा है कि स्वशासन के कार्य का करने का जो विस्तृत विवरण है इसमें प्रदान करता है। परांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध उत्तरा मेरूर शिलालेख बैकुंठ पेरुमल मंदिर के दीवारों पर देखा जा सकता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि 1100 वर्ष पुराने उत्तरा मेरूर शिलालेख का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के कांचीपुरम से, जिसका चर्चा पीएम मोदी ने मन की बात में की है। सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग, मतलब कि प्रयोग कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। कहा जा रहा है कि इस हिस्से में सरकार ने 2023 तक 30 तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, 2030 तक। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि, तो यहाँ वाटर मेट्रो है ये कोच्चि में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो 25 अप्रैल 2023 को केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली जल मेट्रो जो बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है। तो कोचिन याद ही होगा आप लोग को, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों पर किया जाएगा। इसका उपयोग जो है कोच्चि के जो आसपास का जो 10 द्वीप है इस पर इसका उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के केरल सरकार तथा जर्मन कंपनी क्रेडिट क्रेडिट ये देख लीजिएगा, जर्मनी में नाम है। अगर मैं पढ़ूंगा तो सही तो पढ़ूंगा ही नहीं, गलत ही पढ़ देंगे। ठीक है, इसलिए याद रखें जर्मनी कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका नाम जो है ये जर्मनी में दिया गया हुआ है, क्या है नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो गलत ही पढ़ेंगे। KFW याद रखिए शॉर्ट में। ठीक है, अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यहाँ जो कहा जा रहा है अगला जो पॉइंट है इस पर ध्यान दीजिए। अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पर, तो अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, मतलब कि अंडर वाटर मतलब कि वाटर के अंदर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, ये औसम बात है। ये प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अपने आप में औसम है, सुनकर ही औसम लग रहा है। ठीक है, तो असम के जोरहाट और माजुली में को जोड़ने वाली, तो किसको जोड़ा है, तो असम के जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड IGGL द्वारा ये पूरी कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि द्वारा शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के 24 नीचे मतलब कि 24 इंच वाली जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है, मिका कानून का निर्माण, यहाँ देखिए यूरोपीय संसद, बस इतना याद रखिए, बड़े पैमाने पर
अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए विश्व के व्यापक नियमों के पहले सेट मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, इसी का पूरा नाम हो गया मिका का। तो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स को मंजूरी दी है किसके द्वारा? तो यूरोपीय संसद ने। कहा जा रहा है कि क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियमन सदस्य राज्यों द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा। वैश्विक क्रिप्टो उद्योग का लगभग 22% उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में केंद्रित है। 22% किसमें है? क्रिप्टो का जो व्यापार क्रिप्टो का जो हो रहा है इसमें मध्य में, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में, जबकि जिससे मतलब कि कितना, तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति का क्या होता है? तो निर्माण होता है। काफ़ी बड़ी रकम है ये। राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र, आगे का जो पॉइंट है इस पर ध्यान दीजिएगा। 24 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के, मतलब कहाँ, तो आईआईटी मद्रास, ये नाम आप याद रखिए। इसके कैंपस में 77 करोड़ रुपये की लागत से तैयार बंदरगाह, जलमार्ग और तट के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का क्या किए हैं? तो उद्घाटन किए हैं। तो कहाँ था? आईआईटी मद्रास यानी कि चेन्नई में किए हैं। एक सेकेंड, ये स्पोर्ट्स का पेज है, इसको कल करा चुके थे। कल इसका लिए था, आज आईपीएल से इसमें कराना था। चलिए वो देख लिया जाएगा। आईपीएल आज आज का जो टॉपिक है, अब ये पेज 20 हुआ कंप्लीट। पेज 21 से यहाँ से देखिए, स्पोर्ट्स का आगे इंक्लूड कर दिए हैं, तो घबराइए मत, उसको करा दिया जाएगा। इसको देखिए, डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी। अब डिजिटल रेडियो, अब रेडियो जो होता है मोबाइल में ही अब संग आता है, तो ठीक है, तो संगवारी याद रखिए। डिजिटल रेडियो, तो रेडियो संगवारी किसके द्वारा? था छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का उद्घाटन किसके द्वारा? था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। 2G इंटरनेट स्पीड पर आधारित, यानी कि 2G इंटरनेट स्पीड पर भी इसकी काम करेगा। इस रेडियो संगवारी का संस्थापक अगर देखा जाए तो राहुल शर्मा और सह संस्थापक डॉक्टर हेमंत सिरमौर है। तो यहाँ से आपसे संस्थापक याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो का नाम क्या हो जाएगा? तो रेडियो संगवारी। अब याद रखिए, अब रेडियो कोई संघ में ऐसे लेकर के चलता नहीं, अब संघ में ही आता है, तो डिजिटल रेडियो संघ में ही हो गया। विश्व का सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल जो मिला है, ये कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में 900 फीट गहरा और 1,47,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले एक विशाल सिंक होल की खोज किया गया है। इसका नाम तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ होता है गहरा पानी। ठीक है, तो ये कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में, युकाटन प्रायद्वीप के तट पर। इससे पहले अगर देखा जाए तो क्या बताए, वो चीन जो होता है ना, क्या नाम उसका भूल रहे हैं, दक्षिण चीन सागर याद रखिए। इससे सबसे पहला जो खोजा गया था, देखा गया था इससे पहले दक्षिण चीन सागर में। तब वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल करार दिया है, यानी कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला ये सबसे जो गहरा ब्लू होल है, दूसरा सबसे गहरा है ये। ठीक है, आगे का जो पॉइंट है, वाशिंगटन घोषणा पत्र। 26 अप्रैल 2030 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, क्या नाम है? तो यूसुक योएल, ये नाम याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। एक ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते पर मुहर लगा दी है, जिसे क्या कहा गया है? तो वाशिंगटन घोषणा पत्र कहा गया है। इसके अंतर्गत परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी जो पनडुब्बी होगा, समय समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। तो अमेरिकी जो पनडुब्बी होगा, इसको कहाँ तैनात किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। इसके तहत एक और समझौता किया गया है कि दक्षिण कोरिया अपने परमाणु हथियार अब क्या करेगा? तो विकसित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाशिंगटन घोषणा पत्र, इसको याद रखिएगा, किसके बीच? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क, अच्छा, डिजिटल साइंस पार्क भारत का पहला है। तो ये कहाँ किया जाएगा? डिजिटल साइंस पार्क, जहाँ सर्वाधिक साक्षरता होगा वहीं तो पहली बार हमें ये देखने को मिलेगा। तो 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल में, यानी कि केरल की साक्षरता सर्वाधिक है, ₹1515 करोड़ की लागत से बनने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का क्या किया है? तो शिलान्यास किया है। तीसरी पीढ़ी के साइंस पार्क के रूप में डिजिटल साइंस पार्क में एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट जो सामग्री आदि जैसी उद्योग 4.0 तकनीक के क्षेत्र में उत्पादों के विकास का क्या करेगा? तो ये समर्थन करेगा। तो याद रखिए, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम केरल में।
सचिन तेंदुलकर स्टैंड स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शारजा क्रिकेट स्टेडियम जो यूएई में पड़ता है, दुबई की पश्चिमी ट्रिब्यूनल को सचिन तेंदुलकर स्टैंड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर स्टैंड नाम दिया गया है। शारजा स्टेडियम के सीईओ खलफ मुबातिर ने दुबई में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज उनके 50वें जन्मदिन पर क्या किया? तो सम्मानित किया। तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम मतलब कि इसका जो सीईओ अगर पूछा जाए तो मुबातिर मतलब कि मुंह में लग गया तीर। ये याद रखिए कि उसमें स्टेडियम में बहुत प्रकार का खेल भी होता है, उसमें एक तीर इसके मुंह में लग गया तो मुबातिर याद रख सकते हैं। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बस यही याद रखिए कि इसका जो नाम है किसके नाम पर, तो सचिन तेंदुलकर स्टेडियम इसका दुबई में, ठीक है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। बस आपसे यही पूछा जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी और एनपीसीआईएल, इसके बीच में क्या हुआ है? तो परमाणु एनटीपीसी और एनपीसीआईएल, इसमें देख लीजिए 3 मई 2023 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि नेशनल थर्मल पावर एनटीपीसी ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम पर क्या किया है? तो हस्ताक्षर किया है। तो एनटीपीसी दोनों कंपनियों ने, देखिए एनटीपीसी ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। ये कैसा कंपनी है? तो याद रखिएगा यह महारत्न कंपनी है। लेकिन अगर इसका कभी कभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली, याद रख सकते हैं। लेकिन इसका स्थापना याद रखिए 7 नवंबर कब? तो 1975। ये महारत्न कंपनी है। अगर इसका चेयरमैन अगर पूछा जाए एनटीपीसी का तो याद रखिए क्या नाम है? तो गुरदीप सिंह, याद रख सकते हैं, ठीक है। और पावर कॉर्पोरेशन आगे कहा रहा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो आता है किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए हेडक्वार्टर जो होता है एनपीसीआईएल का मुंबई में है। तो दोनों कंपनियां शुरू में 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ स्थापित करेगा? तो परियोजना के विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। जो चुटका होता है मध्य प्रदेश में, अच्छा हम लोग चुटकी बजाते हैं तो इसमें मिडिल फिंगर का उपयोग करते हैं, तो मध्य प्रदेश इसमें जो कहा जा रहा है, देखिए शुरू में तो 2 करेगा, लेकिन शुरू में जो 2 करेगा तो उसमें से पहला जो करेगा यह चुटका मध्य प्रदेश में करेगा, याद रखिए। और दूसरा जो करेगा माही बसवार जो राजस्थान में है, यहाँ किया जाएगा। लेकिन टोटल अगर इसके बीच अगर एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो 10 रिएक्टर के लिए हुआ है। कितना? तो 10 रिएक्टर के लिए किया गया है, जिसमें से एक जो 2-2 जो किया जाएगा, तो 2 जो होगा कैगा के कर्नाटक में होगा, ठीक है, 2 कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद में जो 2 होगा ये गोरखपुर में हो जाएगा। कहाँ? तो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश है यहाँ हो जाएगा। और एमपी में 2 हो जाएगा, तो छुटका में 2। और उसके बाद 2 तिहाई 6 हो जाता है, 3-3 6। और 4 जो किया जाएगा ये राजस्थान के माही बांसवाड़ा में किया जाएगा, यानी कि टोटल 10 किया जाएगा, ठीक है। अभी शुरू में 2 किया गया है, तो इसको याद रख सकते हैं एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के बीच न्यूक्लियर पावर ये करने के लिए थर्मल देश में परमाणु ऊर्जा परियोजना किस कार्य के लिए? तो देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से। एक सेकेंड इधर, अच्छा अब जो है एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच अश्विनी नामक एक, अच्छा इसके बीच कहा जा रहा है कि अश्विनी नामक एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से यह परियोजना क्या होगा? तो कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं अश्विनी नामक एक संयुक्त उद्यम के प्रक्रिया के बीच कार्यान्वित किया जाएगा। याद रहे तो कोई बात, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। राजस्थान के 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व, कहा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छा इसमें काफ़ी डाउट होता है। एक जो होता है 22 मार्च होता है, ठीक है। तो ये जो होता है जल दिवस होता है, याद रखिए। और 22 अप्रैल जो होता है तो ये जो होता है पृथ्वी दिवस होता है, ठीक है। तो देखिए मार्च पहले आता है तो जल 2 अक्षर हो गया, और पृथ्वी जो है ये अप्रैल बाद में आता है, तो पृथ्वी थोड़ा बड़ा हो गया, तो 3 अक्षर, तो मार्च जल, याद रखिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 2023 पर राजस्थान के वन विभाग ने 3 नए संरक्षण रिजर्व की क्या किया है? तो घोषणा की है। ये 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व जो 12 में सुरसन हो गया, उसके बाद में जोधपुर में खींचन हो गया, और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हो गया। तो ये 3 जो है वन्यजीव संरक्षण का इसमें दिया गया है। अच्छा इसमें देखिए अगर नाम पूछ दिया जाए तो इसमें देखिए 12 मतलब कि कोई भी एक पेड़ जो होता है, जैसे कि एक मान लिया जाए कि पेड़ हो गया, ठीक है, ये 12 सा पेड़ है। तो पेड़ में हम लोग देखते हैं मतलब कि गाँव देहात में इसका जो जड़ होता है तो उसको निकला होता है, उसको सूर बोला जाता है। कभी कभी देहाती भाषा में इसको सूर हम लोग बोल देते हैं। तो सूर को खींचा, जोर से खींचा तो क्या हो गया?
खुद खिंचाया नहीं, लेकिन अपने जा करके बहुत बड़ा जो भील वाला मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा में क्या हो गया, तो ये गिर गया। ठीक है, तो इसमें याद रखिए, अगर देखा जाए 3 नए वन्यजीव संरक्षण कौन सा, तो सुरसन हो गया एक। ठीक है, उसके बाद में खींचा तो खींचन हो गया। उसके बाद में बहुत बड़ा गड्ढे में, तो वारा मतलब कि हमीरगढ़ के भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में जाकर के गिर गया। ठीक है, तो सुरसन, खींचन और हमीरगढ़। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र। भारत और यूके मतलब कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त रूप से नेट जीरो एविएशन जो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि दोनों देश पहली भारत यूके वैज्ञानिक जो है समुद्री गहरी समुद्री यात्रा के अध्ययन करने के लिए इसका और स्पेस वार्क पार्क ये सब का क्या करेगा कि साझेदारी एमओयू पर मतलब कि दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। तो नेट जीरो नवाचार के लिए अगर पूछा जाए तो भारत और यूके के बीच अनुच्छेद 142 ये काफ़ी चर्चा में है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो अनुच्छेद 142 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर मतलब कि कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में सहमति देने वाले पक्षों को सीधे तलाक का आदेश दे सकती है। यह क्या हुआ, तो फैसला सुनाया। कहा जा रहा है कि यदि पक्षकार अधिक शीघ्रता से तलाक का विकल्प चुनना चाहते हैं, यानी कि तलाक इसमें काफ़ी शीघ्र अब होगा, तो अपने विवाह के भी कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा क्या कर सकते हैं, तो खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति एसके कौल। अच्छा, ये सब जितना मैटर होता है ये सब कौल से ही शुरू होता है। तलाक, शादी विवाह ये सब जो शुरू होता है ना, ये सब कौल से ही शुरू होता है। तो किसकी अध्यक्षता में, तो एसके कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह क्या किया था, फैसला सुनाया। इससे पहले 2014 में, कब, तो 2014 में कहा रहा है कि शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आर्टिकल 142 याद रखिए, किसका नाम है वो छोड़ दीजिए। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति भारत। कहा जा रहा है कि एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार क्या है, तो रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल आयात करने वाला भारत इस महीने यूरोप की रिफाइंड ईंधन की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। यानी कि हम कच्चा तेल रसिया से मंगा रहे हैं, भारत में रिफाइंड कर रहे हैं, उसको फिर ब्रिटेन में मतलब कि बेच दे रहे हैं, यूरोप में इसको पहुंचा दे रहे हैं, यूरोप के देशों में। तो सर्वाधिक ये करने वाला ये भारत बन गया है। तो भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन जो है कितना है, तो 3,60,000 बैरल से अधिक होने का अनुमान है, जो सऊदी अरब से आगे है। मतलब कि सऊदी अरब से भी भारत आगे पहुंच गया है। यूरोपीय संघ को भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात जनवरी से अप्रैल तक 20.4% से बढ़कर 11.6 मिलियन टन तक क्या हो गया है, पहुंच गया है। तो कभी कभी देखते होइएगा, इसके लिए काफ़ी बौखलाहट का हमें देखने के मिलता है। यूरोपियन यूनियन में इस समय बौखलाहट कभी कभी कहेगा कि बताइए, रूस मतलब कि अब यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उसी तेल को भारत में ला रहे हैं, हम लोग वहीं खरीद रहे हैं। ये नहीं देख रहा है कि भारत, देखिए, जब कोई भारत जो है अब काफ़ी आगे बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, तो समझे, तो यूरोपियन जो संघ है ये सबका थोड़ा बहुत खलबलाहट तो मचेगा ही। आगे है जो कहा जा रहा है कि देखिए, क्रोएशिया मतलब क्रोएशिया नहीं है, देश नहीं है, क्रोएशिया और एल टी एल टैग जलवायु जो कार्यवाही है, इसको देखिए, भारतवर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड डिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, इसका पूरा नाम हो गया, देखिए, कार्बन ऑफसेटिंग एंड डिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, क्रोएशिया के दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों, यानी कि लॉन्ग टर्म ग्लोबल जो एस्पिरेशनल्स जो गोल होता है, इसी को कहा जाता है दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों में क्या किया है, तो भाग लेगा। इसके तहत वैश्विक निकाय में 2050 तक लक्ष्य रखा गया है शून्य कार्बन उत्सर्जन का। तो इसमें मतलब कि अभी से क्या किया जाएगा कि प्रति वर्ष 2% जो है इसमें ईंधन में कटौती किया जाएगा, यही इसका उद्देश्य रखा है, इसमें उद्देश्य है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि देखिए, इसके तहत वैश्विक निकाय में 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार, कार्बन न्यूट्रल विकास, क्रोएशिया और 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन जो है ये शामिल है इसमें 2050 तक। लेकिन भारत अगर देखा जाए नेट जीरो कार्बन भारत का अगर लक्ष्य कब तक है, तो 2070 तक है। तो भारत का रखा गया है, लेकिन भारत का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवन के साथ जो किया गया है नागरिक के क्षेत्र में उड्डयन में, तो इसमें 2050 तक का ही लक्ष्य है ये। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज,
इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए, रुक जाइए। भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज, ये पेज 20 तक कंप्लीट हो गया, पेज जो है अब 21 है। समय तो लग रहा है, एक पेज में 10 मिनट तो लग जा रहा है, लेकिन यही है कि एक बार अगर देख लीजिएगा, सही से इसको पढ़ लीजिएगा तो लंबे समय तक याद रह जाएगा। भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज, इसका क्या नाम है? तो अंजी खड्डू। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये कटरा और यासी को जोड़ने का कार्य करता है। तो 96 केबल स्टैंड का प्रयोग किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। पुल की लंबाई अगर देखा जाए, मतलब कि इसका मतलब अगर देखा जाए कटरा से रियासी के बीच अगर इसका है 653 किलोमीटर है, और कुल लंबाई जो इसका कहा जा रहा है जो पुल का है 725.5 मीटर है। इसमें जो केबल है 96 केबल है, इस काफ़ी चर्चा का विषय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, कभी कभी जो खाली बैठा रहता है ना तो केबल गिनता है, तो पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए कितना केबल था। मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं बनता है, लेकिन देख लीजिए, ठीक है। तो कुल लंबाई 725.5 मीटर है। अंजी खड्डू ब्रिज जो है जम्मू और कश्मीर के में कटरा और रियासी को जोड़ती है। ये कटरा और रियासी को जोड़ती, कटरा और रियासी को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे का देश का पहला जो है क्या है, तो केबल स्टे ब्रिज है ये। यह पुल 37,000 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब नदी पर, हाँ यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, लागत छोड़ दीजिए, 37,000 करोड़ है, देख लीजिए, लेकिन याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये समुद्र मतलब कि जो तल से, इसका जो तल है इससे 331 मीटर कितना है, तो ये ऊंचाई पर स्थित है। इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 331 मीटर की ऊंचाई पर। भारत का पहली अंडर सी ट्विन टनल, तो भारत की पहली जो अंडर सी ट्विन टनल है, एक विशाल चीनी टनल बोरिंग मशीन के 2 वर्ष से अधिक के कार्य करने के बाद, मतलब कि चीनी कंपनी के द्वारा ये 2 वर्ष से अधिक समय के बाद मुंबई में भारत की पहली, कहाँ तो मुंबई में भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल जो सुरंगें हैं पूरी हो चुकी है, और नवंबर 2023 में इसे क्या है तो खुलने के लिए तैयार है। ये जो है अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो है अरब सागर में जो है ये ये सुरंगें जो है मरीन ड्राइव से लेकर के प्रियदर्शनी पार्क तक ये समाप्त होती है, ठीक है। अगर आप लोग को घूमने जाना है तो इसका डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मरीन ड्राइव से लेकर के प्रियदर्शनी पार्क तक है, लेकिन देख लीजिए कहीं घूमने जाना होगा तो याद रहेगा। देखिए ये सुरंगें गिरगांव मरीन ड्राइव से आगे के पास से शुरू होती है, जो अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मलाबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती, और ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क में यह समाप्त हो जाती है। जो बीच कैंडी का जो प्रियदर्शनी पार्क है यहाँ समाप्त हो जाती है। इसका जो लंबाई है 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। मुंबई नगर निगम द्वारा इसे बनाया गया है, जो कहा जा रहा है कि 12,721 करोड़ रुपए की मुंबई तटीय सड़क परियोजना का क्या है, तो ये हिस्सा है। 12,721 करोड़ रुपए का इस पर क्या आया है, तो लागत हमें देखने को मिल रहा है। विजाग टेक पार्क, सॉरी, कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YVS जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में, याद रखिए विशाखापट्टनम में विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। इसमें किसका है, तो अडानी समूह के सहयोग से 21,844 करोड़ रुपया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये रखिए इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 21,844 करोड़ के वाइजैक टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, तो ये डेटा सेंटर है, समझिए ना। यहाँ प्रौद्योगिकी ये सब जो होगा नवाचार, ये सब पर इस पर डेवलप किया जाएगा। इसमें युवाओं का कौशल के इसमें जो गुण है ये सब, मतलब कि कौशल, युवाओं के लिए जो कौशल है सब इसमें सिखाया जाएगा। एक जो स्थापित कर रहा है, एक मधुरावाड़ा में 200 मेगावाट का, और दूसरा जो है कालू लुपारा में 100 मेगावाट का। ये क्या है, तो डाटा सेंटर। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, विजाग टेक पार्क अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, अभी देखें तो इसे सस्टेनेबल, अभी इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर। तो इसमें एक नाम याद रखिए, विस्तारा और टाटा समूह का जो विस्तारा है, और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम टिकाऊ विमान, मतलब कहा जा रहा है कि टिकाऊ विमानन ईंधन जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके एक वाणिज्यिक घरेलू उड़ान क्या किया है, तो संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। यह ऐतिहासिक, इसका नाम याद रखिए विस्तारा, ऑप्शन में विस्तारा ही रहेगा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि विस्तारा के बिल्कुल नए जो बोइंग 787 और 9 ड्रीम लाइनर पर क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से ये मुंबई तक गया, कहाँ तो
मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ तक ये उड़ान भरा। तो ये उड़ान कैसा था? तो कमर्शियल उड़ान था। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि पिछले महीने विस्तारा ने पहली बार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए चार्ल्सटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दक्षिणी कैरोलिना से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली के बीच है, यहाँ का संचालन किया था। तो ये कमर्शियल नहीं था, ये ट्राई किया था, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ऐसे में पूछा जाए तो दिल्ली से मुंबई के बीच वैश्विक तापमान विमानन उद्योग जो है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो की दिशा में क्या कर रहा है? तो काम कर रहा है। लेकिन भारत का इसमें शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो 2070 तक है। भारत 2070 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगर 2000 पीछे 50 भी अगर बता दिए होंगे भारत के लिए तो माफ़ कीजिएगा, 70 ही याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि रिफाइनरी जहाँ कच्चे तेल को या रिफाइन किया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना का क्या किया है? तो प्रस्ताव दिया है, जिसे विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा है। पूछा जाएगा कहाँ पर? तो महाराष्ट्र। देखिए सबसे बड़ा अगर ऐसा है तो सोचिए, थोड़ा डीपली सोचिए, महान राष्ट्र से ऐसा काम कहाँ हो सकता है? तो जो महान राष्ट्र होगा वही हो सकता है। तो महाराष्ट्र में, एक सेकेंड इसका देखने दीजिए इधर। हाँ, इस परियोजना पर करीब 3 लाख रुपए खर्च होंगे और इसके लिए रत्नागिरी और पड़ोसी सिंधुदुर्ग जिले में 14 ग्रामीणों से 6200 एकड़ भूमि की क्या है कि आवश्यकता होगी। तो 3 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है। यहाँ याद रखिए कितना ग्रामीण से ये नहीं, रत्नागिरी और पड़ोसी सिंधुदुर्ग जिले का जो है इसके एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। 6200 एकड़ भूमि किसके लिए आवश्यकता होगी? बस एक बार बता दिए हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मालवाहक जहाज MBI टी लायन, इसका मालवाहक जहाज है। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 मई 2023 को राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता बंदरगाह से, कहाँ से? तो कोलकाता बंदरगाह से कहाँ पर? तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट के हिस्से के रूप में पहला मालवाहक जहाज MBIT लायन B273 को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। देखिए लंबा चौड़ा इसमें दे दिया है। इसमें याद रखिए कि कोलकाता बंदरगाह से पहली बार अगर किया गया है जो कालाधान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार को भेजा गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको मतलब कि सुचारू रूप से वहाँ सामान जो है वह उसको पहुँचाना, ठीक है। ये कालाधान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट वर्ष 2008 में क्या किया गया था? तो हस्ताक्षर किया गया था। इसके अंतर्गत सड़क मार्ग, नदी मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा। सड़क मार्ग हो गया और नदी मार्ग के माध्यम से कोलकाता के म्यांमार से और फिर म्यांमार के तो कालाधान नदी से, मतलब कि म्यांमार से अब क्या किया जाएगा? तो कालाधान नदी से उत्तर पूर्वी राज्यों को क्या किया जा रहा है? तो जोड़ा जा रहा है। एकता हार्बर बंदरगाह, यह 3 मई 2023 को रक्षा मंत्री या मालदीव के साथ में मतलब कि हुआ है। एकता हार्बर जो बंदरगाह का जो रखा गया है, एकता हार्बर की आधारशिला रखी है राजनाथ सिंह के द्वारा। बस ये याद रखिए, ये घोषणा 2021 में किया गया था। एकता हार्बर बंदरगाह पूछा जाए तो मालदीव है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर, तो भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। ये याद रखिए, हेरिटेज सेंटर। अच्छा देखिए, हेरिटेज जो होता है साइट होता है काफ़ी, मतलब कि हेरिटेज जो होता है ये साइट पर मतलब कि क्या हो गया, काफ़ी मान लिया जाए कि कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र है, हेरिटेज इस पर मतलब कि किस लिए शामिल किया गया है पहले ये समझिए। तो 1965 में और 71 में संग्राम मतलब कि जो हुआ था पाकिस्तान से युद्ध, कारगिल युद्ध, बालाकोट एयर स्ट्राइक है, जो इसमें जो विजय हुआ था इसका जो है क्या किया गया है कि निर्णायक स्मृतियों पर दीवार पर क्या किया गया है? तो चित्रों तथा प्रतिमानों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो याद रखिए वायुसेना जो होता है हेरिटेज, कितना भी ऊंचाई पर जो ये सब जो हुआ था 71 में युद्ध हुआ था, 65 में जब कारगिल युद्ध ये सब में हुआ था, तो ऊंचाई पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था ना। सेना चढ़ी लेकिन बाद में वायुयान से चढ़ने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो चढ़ी याद रखिए, तो चंडीगढ़ भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर। आगे जो है दाबकी भूमि बंदरगाह, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कहाँ? तो मेघालय में। आपसे ये जगह पूछा जाएगा कि दाबकी भूमि बंदरगाह जो है कहाँ? तो मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने, किसके द्वारा? तो नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री है, दाबकी भूमि बंदरगाह का क्या किए हैं? तो उद्घाटन किए हैं। यह बंदरगाह दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में क्या करेगा? तो ये काम करेगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच दाबकी पूछा जाए भूमि बंदरगाह कहाँ? तो मेघालय। बस आप यहाँ याद इसको रख सकते हैं, मेघालय। अरब लीग की सदस्यता, सीरिया 10 वर्ष बाद क्या हुआ है कि फिर अरब लीग में आकर के
इसका सहमति व्यक्त कर दिया गया है कि दमिश्क को अरब के वापस लाने की प्रक्रिया जॉर्डन पहल पर करार दिया है। अरब लीग की स्थापना 1945, मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र में है। अब अरब लीग में शामिल हो गया है सीरिया, बस इतना याद रखिए। इससे इसका स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब याद करने की जरूरत भी नहीं है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, ठीक है, कहा जा रहा है कि हरे कृष्णा हेरिटेज टावर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, याद रखिए क्या नाम है, तो चंद्रशेखर राव। कहाँ था, हैदराबाद में। हरे कृष्णा, हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज सेंटर की क्या कर रही है, तो नई नींव रखी है। हैदराबाद के नरसिंगी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 6 एकड़ भूमि पर 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाएगा। टावर में श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। इसमें क्या होगा, तो इसमें राधा कृष्ण और वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। ये कहाँ था, तेलंगाना के हैदराबाद में। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से कितना दिया, तो इसके 25 करोड़ रुपया दिया। आगे का जो पॉइंट है देखिए, लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली, ये क्या नाम है इसका, सक्षम है। तो इसको आपसे पूछा जाएगा, लर्निंग जो प्रबंधन प्रणाली है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, बस इतना याद रखिए। प्रणाली है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के की लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये हेल्थ से संबंधित मैनेजमेंट के उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करना कहा जाता है, लॉन्च किया। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा, सक्षम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। बस इतना याद रखिए। पर्सोना नॉन ग्राटा, ये क्या होता है कि जैसे कि तैसा, मतलब कि आप जैसा कीजिएगा वैसा हम भी करेंगे। तो कहा जा रहा है कि कनाडा के पर्सोना नॉन ग्राटा, ये जो होता है याद रखिए, चर्चा में है, पूछ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि कनाडा के एक सांसद को डराने धमकाने, यानी कि चीन के द्वारा, चीन का जो राजदूत था, इसको कनाडा के एक सांसद को क्या किया गया, तो डराया धमकाया गया। तो चीन ने क्या किया कि उसके राजनयिक जो था, जो कनाडा में था, उसको कहा कि आप घर जाइए, वापस जाइए। तो ओटावा के जवाब में, मतलब कि ओटावा से इसको भेज दिया। तो इसके जवाब में चीन ने भी क्या किया कि शंघाई में जो कनाडा के राजनयिक था, इसको कहा क्या है कि इसको भी मतलब कि पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब कि घोषित किया। ठीक है, तो इसका जो होता है वियना कन्वेंशन वर्ष 1961, या किसी देश को अन्य देशों के कार्यों के प्रति मतलब क्या होता है कि असंतोष प्रकट करने का साधन के रूप में इसका अधिकार करने का अनुमति देता है। 100% ODF प्लस स्वच्छता मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मतलब कि देश के एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के कुल गांवों में से आधे यानी कि 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका प्रबंधन अच्छी तरह से करने का जो इसमें आता है वो ODF प्लस में आता है। तो इसमें हासिल कर लिया है। कहा जा रहा है कि 2.96 लाख गाँव जो है, इससे अधिक गांव जो है ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। जो 2024-25 का जो है SBMG चरण सेकेंड लक्ष्यों को क्या प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगर देखा जाए कि बड़े राज्यों में अगर 100% कौन था, तेलंगाना। बस क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। सेकेंड पर कर्नाटक, थर्ड पर जो है ये तमिलनाडु का स्थान है। ये शीर्ष 3 राज्य है बड़े राज्यों में। लेकिन छोटे राज्यों में देखा जाए, इसमें कम ऐसे ही आ रहा है, कम, छोटे में कम है ना, तो इसमें कम। तो छोटे राज्यों में सिक्किम है शीर्ष स्थान पर वाले राज्य हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, यहाँ सब 100% ODF प्लस मॉडल गांव है। यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य वाला शहर जो बन गया है, ये कौन बन गया है, तो भोपाल बन गया है। कहा जा रहा है कि लोकल स्तर पर जो सतत विकास, UN का जो सतत विकास होता है, इसको लोकल स्तर पर जो जांचने वाला बन गया है, ये भोपाल बन गया है। तब मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, UN की अनिवार्य जो सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला क्या है, तो शहर बन गया है। इसको याद रखिए, मध्य प्रदेश का भोपाल। इसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है, तो शिवराज सिंह चौहान ने 12 मई 2023 को भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का आधिकारिक तौर पर क्या किए, तो ये अनावरण किए। ठीक है, कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अब भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा कराई जाएगी, यानी कि VLR यानी कि वॉलेंट्री लोकल रिव्यू मतलब कि कराया जाएगा। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है, स्टेट जो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है, ये तेलंगाना 9 मई को तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद में स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क क्या किए, तो लॉन्च किए। इस नीति का उद्देश्य एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर को स्थापित करना है। तो ये कहाँ, तो तेलंगाना में। चलने का अधिकार पंजाब। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों की मौतों को लगातार वृद्धि के बीच पंजाब सरकार ने भारत में पहली बार चलने के अधिकारों को लागू किया है। कहाँ, तो भारत में पहली बार कहाँ, तो पंजाब सरकार के द्वारा। देखिए, मान लिया जाए कि ये रोड है, ठीक है, रोड पर अगर एक बस चलता है तो बस तो इतना बड़ा मतलब बहुत सा जगह लेता है। लेकिन अगर इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति होता है लगभग 20 से 25 व्यक्ति इतना दूर में चलते हैं। तो व्यक्ति भी तो मतलब कि जा रहा है कहीं सफ़र में,
साइकिल भी तो यहाँ से गुजर रहा है, तो इस समय क्या होता है कि एक्सीडेंट अधिक देखने को मिल जाता है। तो इसलिए एक पथ जो चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य जो बन गया है, कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। इसके तहत हर जगह पैदल चलने के लिए रास्ते और साइकिल ट्रैक क्या होंगे? तो बनाए जाएंगे। इसमें पैदल चलने वाले राज्यों के लिए सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करके आर्टिकल 21 के तहत चलने का अधिकार मांगा गया था। मतलब कि ये इसका अगर पूछा जाए चलने का अधिकार, तो आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 239 ए 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अब सुनिए क्या होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है? तो डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जो न्यायाधीशों के द्वारा जो पीठ जो किया गया था, विधायिका का एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों, मतलब कि जो दिल्ली के जो बाहर का जो क्षेत्र है, जैसे कि इसमें क्या हो गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि ये केंद्र सरकार के पास में आता है। तो इसके तहत अब कहा गया है कि इस पर तो मतलब कि केंद्र बनाएगा, लेकिन जो और बाहरी क्षेत्रों को छोड़ करके, जो बाहरी क्षेत्र है जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, तो इसको छोड़ करके बाद बाकी जो क्षेत्र होगा उसमें क्या किया जाएगा कि उसमें दिल्ली सरकार कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो यही बात दिया गया है। कहा जा रहा है कि देखिए, तो ये संविधान के पीठ ने कहा कि विधायिका का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधायिक शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़ करके सेवाओं के प्रशासन, मतलब कि वहाँ का जो भी प्रशासन वगैरह होगा उस पर जो अधिकार होगा। अब सेवाओं का जो प्रशासन जो सरकारी जो होता है, मान लिया जाए कि जो प्रशासनिक सेवा से जो जाते हैं, तो वो भी पहले केंद्र के रूप में था, लेकिन अब उस पर जो कंट्रोल होगा ये दिल्ली सरकार का होगा। तो अनुच्छेद 239 ए उपखंड 3 के तहत दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर 3 क्षेत्र हैं। तो ये दूसरे इसमें बाहर 3 क्षेत्र है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। पूछ दिया जाता है, इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया, जिसके तहत अब नियुक्तियों का जो अधिकार होगा ये उपराज्यपाल के पास ही रखा गया है। कि मान लिया जाए कि कोई कॉलेज वगैरह चाहे कुछ हो जाता है, उसमें अगर नियुक्ति का देखा जाए तो ये राज्यपाल के पास ही रहेगा। इच्छा मृत्यु का कानूनी मान्यता देने वाला ये जो बन गया है पुर्तगाल की संसद ने, याद रखिए। इच्छा गाल मतलब कि काल के गाल में अगर कोई व्यक्ति रहेगा, यदि किसी लाइलाज बीमारी या गंभीर चोट के कारण असहनीय पीड़ा है और अपना जीवन समाप्त करने में असमर्थ है, जो खुद से नहीं, तो वो उसको मतलब कि पहले से एक वसीयतनामा रहता है कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो उस हिसाब से तो ये इच्छा मृत्यु को कौन मान्यता दे दिया है? तो पुर्तगाल के द्वारा। 7वां वैश्विक सुरक्षा सड़क सप्ताह 2023 यूएन द्वारा कब से? तो 15 से 21 मई 2023 को मनाया गया कैंप। तो 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह यह सप्ताह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए 7वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब तक? 15 से लेकर के 21 मई तक। बस आपसे अगर पूछा जाएगा कि कब से कब मनाया गया, तो यही डेट पूछा जाएगा, 15 से लेकर के 21 मई। पेज नंबर कहाँ तक? 23 तक कंप्लीट हो गया। एक पेज और इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स का देखेंगे। 42 मिनट कोई बात नहीं है, डिटेल से पढ़ा रहे हैं। 55 मिनट 50 मिनट अगर 1 घंटा जाएगा तो आप लोग दुगुना स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, iPhone 15 विनिर्माण टाटा समूह। ठीक है, बस ये देखिए कि iPhone 15 के इस्तेमाल के लिए, मतलब कि विनिर्माण के लिए टाटा समूह ये के साथ समझौता कर लिया है। ट्रेड फोर्स के मुताबिक टाटा समूह ने भारत में आने वाले समय में लॉन्च होने वाले iPhone 15 और प्लस के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसके साथ? एप्पल के साथ करार किया है। भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो है कौन है? तो फॉक्सकॉन दक्षिण कोरिया, लक्ष्य शेयर चीन और पेट्रासॉन ताइवान। अच्छा, यहाँ फॉक्सकॉन के नाम याद आया। एक मिनट, फॉक्सकॉन देखिए आज ही का न्यूज़ है कि ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, जो बताया था ना कि सेमीकंडक्टर के लिए जो निर्माण के लिए गुजरात में जो किया जाएगा, तो इसके साथ जो मतलब वहाँ जो वेदांता के साथ ये समझौता किया था ना फॉक्सकॉन, कितना मतलब कि लगभग रकम पेपर में पढ़े थे, ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 19.5-20 करोड़ अरब डॉलर के जो था उस पर था। ठीक है, उतना का कारोबार मतलब कि इसमें मिल करके काम करता। 1-2 दिन पहले बताए हुए थे कि मतलब कि सर्वाधिक जो अच्छा जो चिप होता है वो ताइवान और दक्षिण कोरिया ये सब के द्वारा निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये ताइवान की कंपनी थी दक्षिण कोरिया फॉक्सकॉन, और ताइवान की भी कंपनी है ये सब फॉक्सकॉन। ठीक है, तो इसमें क्या ताइवान का पेट्रागन, अच्छा फॉक्सकॉन ये दक्षिण कोरिया के, तो ये क्या हुआ है कि ये अभी इससे बाहर मतलब कि हो गया है। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री थे, राज्य मंत्री, ये बताए क्या नाम है उनका बता सकते हैं? तो राजीव चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया इससे मतलब कि विनिर्माण उद्योग के लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा पार्टनर को ढूंढा जा रहा है। तो इससे बाहर हो गया है, अपने आप को बाहर कर लिया है फॉक्सकॉन, ये चर्चा का है। तो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोर्स, अब ये देखिए तो केरल के मुख्यमंत्री केरल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 15 मई को पलक्कड़ में महात्मा गांधी जो है, इसका कहा जाता है मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, के श्रमिकों के कल्याण के लिए कोष गठित किया है।
ऐसा करने वाला केरल जो है पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए केरल। इसका लाभ उन कर्मचारियों को होगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ठीक है, और लगातार अंशदान का भुगतान किया है, मतलब कि अपना जो उसमें कुछ अंशदान किए हैं, जो पैसा मिलता है उसमें से अंशदान किए हैं, जिन लोगों के कम से कम 10 वर्षों के लिए योगदान का भुगतान किया है, मतलब कि कम से कम 10 वर्ष मतलब कि काम किया है और वो इसमें योगदान में भुगतान किए हैं। उनके परिवारों के लाभार्थी को मृत्यु होने पर क्या मिलेगा, तो लाभ मिलेगा, पैसा दिया जाएगा। विश्व के सबसे पुराने 5000 वर्ष पेड़ को मान्यता, आगे का जो पॉइंट है, तो चिली के 5000 वर्ष पुराने, देखिए चिली में, ये पूछा जाएगा आपको, जगह पूछा जाएगा तो चिली में, याद रखिए। विश्व के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ एक पेंटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। ये कहाँ स्थित है ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है, तो महान दादाजी, ये पेड़ का नाम है। चिली में जो है 5000 वर्ष पुराना है, इसे महान दादाजी। इसके 5000 से 6500 वर्ष पुराने होने का अनुमान है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। कौन, तो दादाजी, महान दादाजी, ये पेड़ है चिली में, ठीक है। आगे जो है कुदुम सिरी की 25वीं वर्षगांठ। भारत के राष्ट्रपति ने देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह जो केरल में है, कुदुम सिरी के 25वें वर्षगांठ के समारोह की स्वागत, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब उद्घाटन, उसमें जो वर्षगांठ हुआ इसका समारोह की शुभारंभ की। राष्ट्रपति ने चुवाडू, मतलब कि जिसका अर्थ होता है पद चिन्ह नामक एक पुस्तिका का भी जारी किया, याद रख सकते हैं इसको भी। सुशासन नियम 2023, 19 मई 2023 को सुशासन नियम 2023 को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह लोगों के लिए सुलभ, केंद्रीय, सक्रिय और पारदर्शी बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे के द्वारा सुशासन नियम 2023, मुख्यमंत्री शिंदे के ने इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष इकाई के गठन का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र जो है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का क्या हो गया है, तो पहला राज्य बन गया है। भारत का सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल, एक सेकेंड, कहा जा रहा है भारत का एक महत्वपूर्ण स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा किया गया। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो रेलवे स्टेशन, किसको, तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ता है। इससे पैदल चलने वालों को क्या मिलेगा, तो मदद मिलेगी। 570 मीटर इसकी लंबाई है। एक सेकेंड, अब इसका जो है लास्ट, इस राइट साइड का इसका जो लास्ट होगा उसके बाद में स्पोर्ट्स आ जाएगा। इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क, ये देखिए WHO के द्वारा ये शुरू किया गया है, याद रखिए। विश्व संघ जो कोविड का तेजी से पता लगाने, ट्रैक करने सबके लिए है। 31 मई को 2023 में आयोजित किया गया। कहा जा रहा है कि इसका जो इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क है, ये WHO के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इसका जो कहा जा रहा है कहाँ आयोजित, जेनेवा का स्विट्जरलैंड में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्ष का थीम क्या है, तो 75 पर WHO, मतलब कि 75 साल पूर्ण किया है। WHO का स्थापना कब हुआ था, बता सकते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कहा जा रहा है कि जीवन बचाना, इसका जो है थीम है WHO पर 75 पर WHO जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना। और जेनेवा में पहली बार जो इसका विश्व स्थापना का जो बैठक हुआ था 24 जून से 24 जुलाई 1948 तक क्या हुआ था, आयोजित किया गया था। लेकिन 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था कि स्थापना हो गया था। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारिका में ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की अस्थायी परिसर की क्या किया था, आधारशिला रखी है। कहा जा रहा है कि देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी है, मतलब कि NSCAP, जो प्रभावी रूप से तटरेखा की सुरक्षा के लिए क्या करता है, तो पुलिस बलों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका जो है कहा जा रहा है कि गुजरात मत्स्य अनुसंधान परिसर के में वर्ष 2018 से काम करना ये शुरू किया हुआ था। विशेष पर्यटन वर्ष, नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है, बस ये याद रखिए, ठीक है। और एक जो नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को कहा जा रहा है कि एक विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा, जिसका नाम समर माथा या सागर माथा जो रहे, माउंट एवरेस्ट को वहाँ सागर माथा कहा जाता है। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, तो ये सतत भूमि प्रबंधन के लिए, मतलब याद रखिए, भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान पर ये किया है। तो केंद्रीय मंत्री कौन है, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। इसमें क्या है कि भू प्रबंधन के जो है भू क्षरण की समस्याओं को दूर करना है, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन, जैव विविधता का नुकसान पर भूमि क्षरण के प्रभावों का क्या करना है, तो आकलन करना है। लव कुश वाटिका, ये कहाँ है, तो 66 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दे दिया गया है, ये राजस्थान में, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए, लव कुश वाटिका जो है राजस्थान। चलिए इसके आगे का जो है स्पोर्ट्स में देखिए, IPL से देखिए, जहाँ तक हो जाए 1 घंटा के अंदर 5-10 मिनट पढ़ा देते हैं। 2-3 पेज जिसमें इंक्लूड किए थे, लेकिन वो नहीं पाएगा।
1 घंटा से अधिक हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 29 से 30 मई 2023 को, कहाँ तो 29 से 30 मई यानी कि 2 दिन फाइनल चला हुआ था, ठीक है। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 16वें आईपीएल सीजन का फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से चेन्नई ने हरा दिया। धोनी ने 5वीं बार यह खिताब जीता है। 2010 में, 11 में, 18 में, 21 में, 23 में जीत चुका है। चेन्नई के कॉनवे को क्या हुआ था, डेविड ड्वेन जो कॉनवे है इसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया फाइनल में। सीएसके ने आईपीएल में 5वीं बार एक खिताब जीत करके मुंबई इंडियंस की बराबरी की याद रख सकते हैं। धोनी अपने करियर का जो 10वां फाइनल मैच खेल रहे थे इसमें, और कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा जो जीतने वाला रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है 5-5 बार। मुंबई इंडियंस भी 5 बार 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में विजेता बनी थी। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है आईपीएल के इतिहास में कहा जा रहा है। तो 7263 रन किसके द्वारा, किंग कोहली के द्वारा। और उसके बाद में रोहित शिखर धवन 6617 रन। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन, तो यजुवेंद्र चहल, कितना विकेट, तो 187, 187 विकेट। आईपीएल 2023 इसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा पॉइंट। कहा जा रहा है कि 30 मार्च को पहला इसका उद्घाटन हुआ था। 31 मार्च को पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो गुजरात और चेन्नई के बीच पहला मैच, और अंतिम मैच भी संयोग से इसी दोनों के बीच खेला गया। 2020 और 21 में इसका जो कोविड के कारण यूएई में आयोजित किया गया था। और 2021 में कौन विनर रहा था, बता सकते हैं, तो गुजरात टाइटंस पहली बार वहाँ विजेता रहा था। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली जो टाइटंस है पिछले सीजन का विजेता थी, जिसने पहले संस्करण 2008 के, जो पहला संस्करण इसका 2008 में हुआ था, जिसका विजेता राजस्थान रहा था, उसको हरा करके जीत दर्ज किया था। वर्ष 2022 के सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में 2 नई टीमें जुड़ी, जिसमें गुजरात टाइटंस, ठीक है, 2022 के सीजन के लिए, और लखनऊ सुपर जायंट्स। आगे कहा जा रहा है कि प्रमुख अवार्ड विजेता को क्या कितना मिला, तो 20 करोड़ रुपया जो चेन्नई सुपर किंग्स, उप विजेता गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़, तीसरा स्थान मुंबई इंडियंस का रहा। सीजन का सर्वश्रेष्ठ जो स्थान मतलब कि स्टेडियम रहा है, तो ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े मुंबई। आईपीएल फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला, तो दिल्ली कैपिटल्स को मिला। ऑरेंज कैप 890 रन के साथ कौन, तो शुभमन गिल। और अगर पूछा जाए, और इतना ऑरेंज कैप हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। और उसके बाद में अगर पूछा जाए पर्पल कैप कौन, तो मोहम्मद शमी को 28 विकेट जो सर्वाधिक लिए गुजरात टाइटंस के। फेयर प्ले दोनों गुजरात टाइटंस के थे, शुभमन गिल और ये भी। फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला, तब अजिंक्य रहाणे को। सुपर स्ट्राइकर ग्लेन मैक्सवेल को प्रदान हुआ। सबसे लंबा छक्का 115 मीटर का कौन लगाया था, फाफ डू प्लेसिस। कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला, तो रशीद खान, काफी अच्छा कैच लिए थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का यशस्वी जायसवाल कौन है, तो 13 गेंद में हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं ये, ठीक है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इस पर देखिए आयोजन स्थल इसका कब, तो 7 से लेकर 11 जून 2023 को द ओवल लंदन में। इसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा भारत। सेकेंड बार विजेता भारत हुआ है। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड जो फाइनल में है मैन ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके पहली बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के लगातार क्या है, तो दूसरी हार। 2021 में क्या इसका जो पहला बार उद्घाटन हुआ था, इसमें न्यूजीलैंड से हार गया था। ऑस्ट्रेलिया को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि भारत को 8 लाख अमेरिकी डॉलर दिया गया। भारत अपने जो WTC जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कब से, मतलब कि 2023 से 25 में, जो अब 2 साल पर इसका होगा। इसके चरण का जो शुरुआत है 12 जुलाई को वेस्ट इंडीज के अपने सभी प्रारूपों के तौर पर 2 मैचों के साथ करेगा। आगे जो है हॉकी, तो हॉकी विश्व कप 2023 इसका जो संस्करण हुआ कैमा था, तो 15वां संस्करण था। आयोजन स्थल 13 से लेकर के 29 जनवरी उड़ीसा भारत में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान स्टार्ट लगा लीजिए। इसमें कुल टीम 16 भाग लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विजेता और उप विजेता। तो विजेता इसमें जर्मनी तीसरी बार रहा, उप विजेता बेल्जियम। कह रहा है कि भारत ने 4 बार, यानी कि भारत इसमें 4 बार कब, तो 82 में, 2010, 2018, 2023 में विश्व कप की मतलब कि क्या किया था, मेजबानी किया, ठीक है। 4 बार कर चुका है। भारत ने क्वालिफिकेशन मैच में जापान और दक्षिण कोरिया को हरा करके 9वां स्थान हासिल किया, तो इसमें भारत का स्थान 9वां रहा। कहा जा रहा है कि जर्मनी ने जो इसका जो फाइनल हुआ था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हरा करके खिताब जीत लिया। जर्मनी 3 हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली ये चौथी टीम बन गई है जो 3 हॉकी विश्व कप का खिताब जीत गई है। लेकिन सबसे सफल देखा जाए तो पाकिस्तान है, जो 4 बार जीत गया है। FIH हॉकी विश्व हॉकी जो है 2023 के पुरस्कारों की सूची जो दिया जा रहा है, इसमें 3 वो याद रखिए। प्रथम जो है स्वर्ण पदक जर्मनी को, सेकंड बेल्जियम उप विजेता, तीसरा स्थान नीदरलैंड कांस्य पदक। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का निकलास वेलेन को, जो जर्मनी के हैं। इतना तो चारों याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ और दे दिया गया है।
देख लीजिए एक बार, अगर याद रह गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बेस्ट फॉरवर्ड का निकलास वेलन, ये जर्मनी का ही है। और फिर ये फेयर प्ले अवार्ड जो है टीम बेल्जियम को, ये इस पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम को। बेस्ट जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुस्तफ़ा कासिम, दक्षिण अफ्रीका के। उसके बाद में हीरो टॉप स्कोर जेरेमी हेवर्ड को, ऑस्ट्रेलिया के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वनास, बेल्जियम के। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जो है ये जेरेमी हेवर्ड, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही है, जो टॉप स्कोरर रहे, यही सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर भी रहे। और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर विक्टर वेगनेज बेल्जियम के हैं। इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से पूछा भी नहीं जाएगा। याद रह गया तो ठीक, नहीं तो बहुत कम चांस है कि ये सब 10%। सिर्फ विजेता उपविजेता याद रखिएगा कहाँ खेला गया। उड़ीसा में खेला गया पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने अपने प्रतिद्वंदी चिली को, इसमें कहा जा रहा है कि नीदरलैंड जो तीसरा स्थान पर रहा था, अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14-0 के बड़े अंतर से हरा करके हॉकी विश्व कप के इतिहास में किसी भी टीम के एक तरफ से दीर्घ जो सर्वाधिक जो बड़ी क्या कहा जाता है अंक से जो जीत दर्ज किया गया था, अपने नाम किया है। कौन था? नीदरलैंड। किसको हराया था? चिली को 14-0 से। कहा जा रहा है कि हॉकी विश्व कप 2023 इसके बारे में कि 15वां संस्करण ये राउरकेला बिरसा मुंडा भुवनेश्वर से खेला गया, जो 13 से 29 जनवरी तक आयोजित किया गया था। ये 14वां वर्ल्ड कप भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हरा करके यह कप जीता था। 14वां कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा करके? थे नीदरलैंड के। पहला 1971 में आयोजित किया गया था और महिला का 1974 में। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, देखिए इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने तीसरी बार इसका जो है खिताब जीत लिया है। इसमें क्या बार था? तीसरा बार जीत लिया है खिताब। कहाँ आयोजित हुआ था? लद्दाख के लेह में। इसमें उप विजेता जो रहा लद्दाख रहा, यह 12वां संस्करण था। फाइनल में ITBP ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से पराजित किया। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ था? लद्दाख, लेह लद्दाख में। विजेता कौन था? ITBP। 8वां जूनियर हॉकी एशिया कप जो कहा जा रहा है कि जूनियर का हॉकी, जूनियर है ये, ठीक है। तो 11 जून 2023 को भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा करके, जिसमें विजेता कौन रहा था? जूनियर हॉकी में तो भारत रहा। पुरुषों में भी भारत यहीं रहा, ठीक है। जापान दूसरे स्थान पर, सॉरी किसको रहा? दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे और चाइना चौथे स्थान पर रहा। खिताबी जीत के साथ भारत ने पहली बार जीती है भारतीय महिला टीम। तो खिताबी जीत के साथ भारत ने चिली के जो है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो जूनियर महिला जूनियर विश्व कप 2023 में भी क्या कर लिया है? तो स्थान सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब था? तो 2012 में था, जब टीम जो है बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन चीन से हार गई थी। वर्ष 2023 में 8वां संस्करण 13 से 11 जून 2023 को जापान के, ये कहाँ किया गया? तो जूनियर वाला जो हुआ जैसे जूनियर जिसे जापान महिलाओं का जो है, याद रखिए जापान में गिफू प्रीफेक्चर और काकामिगहारा में आयोजित किया गया था। ये याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखिए जापान में। क्या इसमें जो शीर्ष गोल स्कोरर रहे कौन? तो भारत की अन्नू, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो भारत की अन्नू और राइजिंग स्टार अंजलि बर्मा। आगे जो है जूनियर एशियाई हॉकी जो है ये पुरुषों का है, इसमें भारत चौथी बार मतलब क्या हुआ है? खिताब जीता है, ठीक है। बस लास्ट पेज है, इसको देख लीजिए, ये लास्ट पेज है। दोगुना स्पीड पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि 1 जून 2023 को ओमान के सलासा में, तो ये पुरुषों का जो हुआ ओमान के सलासा में हुआ, ओमान में। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने मलेशिया में जो है मलेशिया के फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर अवार्ड्स के लिए क्या किया? तो क्वालिफाई किया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारत इसके साथ सबसे सफल बन गया है, ठीक है। भारत ने इससे पहले वर्ष 2004, 8 और 2015 में खिताब जीता था। पाकिस्तान ने 3 बार खिताब जीता है। ओमान के पुरुषों का जूनियर जो है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 8 वर्ष बाद आयोजित किया गया। ये ओमान में 8 वर्ष बाद आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट 1988 में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार पाकिस्तान में किया गया था और पाकिस्तान इसका विजेता बना था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे जो है यहाँ से याद करके ये याद है 82वां जो पूछा जाएगा ग्रैंड मास्टर शतरंज का जो होता है बुफल्ला प्रणीत, इसमें तेलंगाना का है। और 81, तो एक व्यक्ति जो कभी कभी देखिएगा उदास रहता है, तो सयंतन दास उदास है, कहाँ का है? तो कोलकाता का है। 80वां जो है विघ्नेश NR, ये तमिलनाडु के हैं। 79वां प्रनेश M, तमिलनाडु के हैं। 78वां कौस्तभ चटर्जी, ठीक है, ये कोलकाता के हैं। 77वां साथ मित्तल, ठीक है, आदित्य मित्तल महाराष्ट्र के हैं। 76वां प्रणब आनंद हो गए, ये कर्नाटक के हैं। 75वां V प्रणब, ठीक है। 76वां प्रणब आनंद है, लेकिन 75वां V प्रणब है, ये तमिलनाडु के हैं। इस पेज को विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, ये किस में होता है? तो ये शतरंज जो इसमें कहा जा रहा है कि पूर्व भारतीय विश्व
शतरंज रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने, मतलब कि इसमें विजेता मतलब कि जीती है जो सिल्वर मेडल, ये रजत जो जीती है कौन तक, कोनेरू हम्पी। याद रखिए ये कजाकिस्तान में संपन्न हुआ था। देखिए 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता। देखिए इसमें बीबी सारा जो बाला ये बका इसमें सिर्फ आधा अंक पीछे रही, मतलब कि गोल्ड जो जीती है कौन, तो बीबी सारा, ये कजाकिस्तान की ही थी। मात्र देखिए 0.5 मतलब कि अंक से पीछे रह गई, कितना महत्व होता है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 29 और 30 अगस्त 2022 को अलमाटी तकाहा कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। पुरुष वर्ग में अगर पूछा जाए तो मैग्सन कार्लसन ने जीत हासिल की। अब मात्र ये लास्ट पेज, ये लास्ट जो टॉपिक है इसको देख लीजिए, सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड 2023 है। तो इसमें याद रखिए कि इसका जो जीता गया आयोजन जो हुआ इस 12 से 16 मई तक इसका किया गया, ठीक है। तो 5 मई 26 मई तक पाँच बार विश्व चैंपियन मैग्सन कार्लसन के द्वारा जीत लिया गया। पुलिस यहूदियों के इतिहास के संग्रहालय में ग्रैंड शतरंज दूसरे चरण 2023 के सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। इसमें याद रखिए किसके द्वारा, तो मैग्सन कार्लसन, यह कहा क्या, तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर विश्व नंबर 1 मैग्सन कार्लसन ने 24-36 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया और $40,000 का नगद पुरस्कार जीता। वहीं जो कहा जा रहा है कि जॉन क्रिजस्टोफ डूडा दूसरे स्थान पर है, जो गत चैंपियन थे, मतलब कि पिछले वर्ष का डूडा, मतलब कि दूधा इसमें नाम में ही आ रहा है, दूसरे स्थान पर है जो गत चैंपियन थे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज इतना ही तक, और फिर मतलब कि अगला वीडियो जो होगा कल, तो ठीक है। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।